Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss IS 27 that is relating to separate financial statements. ठीक है, अब देखें नाम से ही जाहिर है जैसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि जब आपने मतलब किसी कंपनी ने अपनी सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट की हो, ठीक है, किसी जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट की हो या एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की हो, तो वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे उस इन्वेस्टमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, रिकग्निशन क्या होगी, मेजरमेंट क्या होगी, ये स्टैंडर्ड बेसिकली उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे कि कंसोलिडेशन है, उसमें 5-6 स्टैंडर्ड्स लिंक हैं, जैसे कि IFRS 3 है, IFRS 10 है, ठीक है, IS 27, IS 28, IFRS 11, ठीक है, डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो कि कंसोलिडेशन या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है कि वो पेरेंट कंपनी या वो कंपनी जिसने इन सब्सिडरीज में, जॉइंट वेंचर्स में या एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कैसे हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करेंगे। सबसे पहले स्कोप है। स्कोप क्या है कि IS 27 अप्लाइज इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स। ठीक है, IS 27 डज नॉट मैंडेट विच एंटिटी प्रोड्यूस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई मैंडेट नहीं देता कि जी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन किन एंटिटीज़ ने बनानी है। ये जो गाइडेंस है ये आपको IS 28 का पैरा 28.17 और IFRS 10 का पैरा 0.4A ये प्रोवाइड करता है कि किसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, किसने ग्रुप वाली बनानी है, ये वो मैंडेट करते हैं। ठीक है, IS 27 में जस्ट आपको क्या गाइडेंस है, मतलब क्या स्कोप है इसका कि आपने कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है सब्सिडरी में, जॉइंट वेंचर्स में, एसोसिएट में, तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको किस वैल्यू पे दिखाएंगे, क्या प्रेजेंटेशन होगी, क्या वैल्यूएशन होगी, क्या मेजरमेंट होगी। ठीक है, डेफिनेशन से लिखी हुई है जी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं? पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंसोलिडेटेड क्या होती हैं? जो ग्रुप की होती हैं, मतलब आपकी सब्सिडरीज की, ठीक है, जिसमें आप उनको लाइन बाय लाइन एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। उसके बाद जी, फॉर डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट, कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रुप वगैरह की अगर आपने एसोसिएट की डेफिनेशन देख रही है, कंट्रोल की डेफिनेशन देखनी है, जॉइंट कंट्रोल की, तो आप इन स्टैंडर्ड्स को जो है ना कंसल्ट करें। ठीक है, ये भी नहीं, नोट्स, इन नोट्स का ये तो सबसे मतलब खूबसूरती है, बेनिफिट है कि आपको डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी लिंकेजेस का भी पता चल रहा है कि मैंने इस स्टैंडर्ड को पढ़ते हुए किन किन स्टैंडर्ड्स को रेफ़र करना है या देखना है। ठीक है, आपने प्योरली इसी स्टैंडर्ड का लेक्चर लेना है, लेकिन आपके पास नोट्स IFRS 10, 11 की जो है, आपने इसको लेक्चर लेने के बाद उनको भी कंसल्ट करना है। ठीक है, या उनको पढ़ने के बाद आपने इसको भी देखना है। तो उससे होगा कि आपकी लिंकेजेस डेवलप होंगी और आपकी जो IFRS पे ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, उसके बाद जी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Separate financial statement can but are not required to be presented in addition to consolidation financial statements। कि एक एंटिटी ने एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली है तो फिर वो सेपरेट क्यों बनाई? मतलब देखिए ना, ग्रुप ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को, सब्सिडरीज में है या जॉइंट वेंचर्स में है, उनको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ग्रुप ने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्लोज कर दिया है, तो अब सेपरेट बनाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन स्टिल सम कंट्रीज़ के लॉज रेगुलेशंस जो हैं वो रिक्वायर कर रहे होते हैं कि जैसे लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो पाकिस्तान में पेरेंट कंपनी है लेकिन बाहर उसकी सब्सिडरीज हैं, ठीक है, या कोई सब्सिडरी पाकिस्तान में है, उसकी पेरेंट बाहर है। अब पेरेंट ने अगर सब्सिडरी के लिए बना दी है तो इधर जो सब्सिडरी है उसको ज़रूरत नहीं है बनाने की, लेकिन SECP जो रेगुलेटर्स हैं वो रिक्वायर कर रहे होते हैं कि आप बनाएं, तो बनाना भी पड़ती हैं। ठीक है, किन एंटिटीज़ को एग्जामेशन है वो आपने इस पैरे में लिखा हुआ है, IFRS 10 का 0.4A, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि किन एंटिटीज़ को एग्जामेशन है। कंसोलिडेशन बनाने से, मतलब ग्रुप वाली बनाने से एग्जामेशन है, वो इधर लिखा हुआ है। किन एंटिटीज़ को एग्जामेशन है कि इक्विटी मेथड ना लगाएं, वो जो कि IS 28 में डिस्कस हुआ है, वो एग्जामेशन इस पैरा में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद है जी प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जब आपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स को
किस वैल्यू पे आप रख सकते हो, क्या मेथड से, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट बेशक सब्सिडरी में की हुई है, मतलब आपने किसी कंपनी का कंट्रोल एक्वायर किया हुआ है, या जॉइंट वेंचर में की हुई है, या एसोसिएट्स में की हुई है, मेथड तीन है आपके पास। पहला मेथड है एट कॉस्ट, कि जिस कॉस्ट पे आपने इन्वेस्टमेंट की है वही आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा दें कि मैंने इसके शेयर इतने वैल्यू के ख़रीदे, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड आपको परमिट करता है। दूसरा है फेयर वैल्यू पे दिखाएं जी, इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9, ठीक है। आप IFRS 9 की तरह आप इसकी फेयर वैल्यू मेजर करें। लेट्स सपोज जिस तरह के आपने कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपके पास दो मेथड्स हैं कि आप फेयर वैल्यू थ्रू PNL भी रख सकते हैं और फेयर वैल्यू थ्रू OCI भी रख सकते हैं, तो आप इसको वैसे डिस्क्लोज कर लें, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तीसरा मेथड है कि आप यूजिंग द इक्विटी मेथड रख लें, ठीक है, कि आप इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करते रहें, तो आप उसी तरह भी रख सकते हैं, ठीक है। तीनों मेथड है, इनमें से कोई भी एक आइदर मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर ये ध्यान में रखें कि ये जो मेथड्स हैं ना, ये जस्ट लाइक अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, कि आपने एक दफ़ा एक मेथड चूज़ कर लिया तो फिर आपने उसी तरह की अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपने वो इन्वेस्टमेंट भी उसी मेथड पे रिकग्नाइज करनी। लेट्स सपोज आपने सब्सिडरीज़ में भी इन्वेस्टमेंट की है, जॉइंट वेंचर्स में भी हैं, तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप तमाम सब्सिडरीज़ के लिए फिर कॉस्ट ही रखें अगर आपने कॉस्ट चूज़ किया है। ये नहीं है कि एक सब्सिडरी S1 है उसके लिए मैंने कॉस्ट रख लिया है, S2 के लिए मैं फेयर वैल्यू नहीं, स्टैंडर्ड आपको ये परमिशन नहीं देता, क्योंकि ये जस्ट लाइक अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं और आपने सेम इवेंट्स और सेम ट्रांजैक्शंस के लिए सेम अप्लाई करना है, ठीक है, और इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी और अब आप उसका इरादा करें कि मैं इसको बेचना है मैंने, ठीक है, तो आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपने उस इन्वेस्टमेंट को किस मेथड के थ्रू रिकग्नाइज किया हुआ है, ठीक है, अंडर विच मेथड यू हैव रिकग्नाइज्ड। अगर आपने उसको कॉस्ट पे रखा हुआ है ना, तो आप जब उसको सेल करेंगे तो आप उस पर IFRS 9 अप्लाई करेंगे, ठीक है। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, उस स्टैंडर्ड के तहत आप इसको रिकग्नाइज करेंगे, उसकी मतलब सेल को, जब आपने उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट आपने किसी और मेथड के थ्रू फेयर वैल्यू पे रखी हुई है तो आप उसको फेयर वैल्यू के थ्रू ही ट्रीट करें, मतलब उसके डिस्पोजल को, ठीक है। वो आपको पता है उसका मेथड क्या होता है, IFRS 9 के लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं, उसमें आपने उसको डेट ऑफ डिस्पोजल पे रीमेजर करना है, उससे रिलेटेड गेन लॉस को PNL या OCI में लेके जाना है, फिर जो है ना आपने उसकी डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी है और एक्चुअल गेन लॉस जो होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर एट फेयर वैल्यू। अगर जो फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट आपने रखी हुई है वो आपने IFRS 9 के अंडर रिकगनाइज करनी है, ठीक है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक चीज़ आपने फेयर वैल्यू पे रखी हुई है इन्वेस्टमेंट्स, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे ना, उसमें भी आपने उस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे ही रखना है, ठीक है। एक बात थोड़ी डिफरेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट, देखें ना हमारे पास तीन ऑप्शन है, जो फेयर वैल्यू पे रखी हैं वो सेपरेट में फेयर वैल्यू पे रहेंगी और कंसोलिडेशन में भी फेयर वैल्यू पे रहेंगी, ठीक है, इसका इससे लिंक है बेसिकली। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो या तो कॉस्ट पे रखी हुई हैं या इक्विटी मेथड पे रखी हुई हैं, आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको जो है इक्विटी मेथड पे रिकग्नाइज करना होता है, ठीक है। IS 28 के अंडर जो है ना आपने उसको कॉस्ट वाली को कॉस्ट पे और दूसरी जो इक्विटी वाली है उसको इक्विटी पे, बल्कि कॉस्ट वाली और इक्विटी वाली को इक्विटी पे ही रिकग्नाइज करना होता है। बस ये एक्सेप्शन है कि जो फेयर वैल्यू पे मैयर हुई है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी उनको फेयर वैल्यू पे ही मैयर करना है, ठीक है, इन द सेम वे। उसके बाद है जी मैंने इन्वेस्टमेंट की, अब देखिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट का शेयर आता है या डिविडेंड रिसीव होता है, आपने उसको कैसे रिकग्नाइज करना है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने उसको इनिशियली कैसे रिकग्नाइज किया हुआ है। अगर आपने उसको कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है ना, तो जितना भी डिविडेंड आएगा आपको, आपने उसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेना है, अपनी अदर इनकम बुक कर लेना है, ठीक है। आपने जस्ट लाइक एंट्री करनी है कि बैंक डेबिट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट या अदर इनकम क्रेडिट।
ठीक है, जब आपने उसको कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, लेकिन आपने नहीं जी, आपने इक्विटी मेथड पे रखी हुई है इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि देखिए इक्विटी मेथड में ये होता है कि आपने एक दफ़ा कॉस्ट की, लेट्स सपोज 100 रुपीज़ की, तो 100 आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप हर दफ़ा, हर साल रिपोर्टिंग डेट पे उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ऐड कर रहे होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना रहे होते हैं, उससे इन्वेस्टमेंट को जो है ना बढ़ा रहे होते हैं। तो अब जब डिविडेंड आया है आपको, तो डिविडेंड जो है वो आप दोबारा फिर अपनी जो है ना उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखें वो डिविडेंड उस प्रॉफिट में से तो आया है जो आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकग्नाइज़ किया हुआ है, तो फिर उस डिविडेंड को अलग से थोड़ी करेंगे, तो फिर आप उसकी बेसिकली रिडक्शन की एंट्री करेंगे, आप उसको रिड्यूस करेंगे। कि लेट्स सपोज एक कंपनी थी, आपने उसमें 100 मिलियन इन्वेस्ट किए, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट पे आपका लेट्स सपोज 25% शेयर है, और उसने जो है 100 ही प्रॉफिट कमाया, तो आप 25 अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लेंगे क्योंकि आपका हिस्सा है। और बाद में सब्सिक्वेंटली उस कंपनी ने जाके डिविडेंड अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो अब डिविडेंड जब मिलेगा, तो वो डिविडेंड आपके उस जो 25 रुपये आपको मिले हुए हैं उन्हीं में से तो डिविडेंड है, तो आपने उस डिविडेंड का कोई सेपरेट एंट्री नहीं करनी, बल्कि रिडक्शन शो करनी है। आपने क्या एंट्री करनी है कि डिविडेंड जो आपको मिला है ना, तो आपने एंट्री करनी है बैंक डेबिट और अपनी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इन इक्विटी, ठीक है। आपने जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड पे रखी वो क्रेडिट करनी, क्यों? क्योंकि आपने जब शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हुए उसको डेबिट किया हुआ था, तो जितना डिविडेंड की अमाउंट है उस अमाउंट से आपने उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि आपको वो अमाउंट तो पैसे की शक्ल में मिल गई है, वापस मिल गई है, ठीक है। उसके बाद है जी डिस्क्लोजर क्या होंगे। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बना रहे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। तो ये है सबसे पहले, एन एंटिटी इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई all applicable IFRS accounting standard when providing disclosure in separate financial statements। कि जब वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो उस एंटिटी ने तमाम एप्लीकेबल IFRS हैं उनके डिस्क्लोजर्स को भी फुलफ़िल करना है। ये नहीं है कि मैंने बस जी IAS 27 लगा दिया जी, ओके, नहीं, आपने बाकी तमाम लेट्स उसमें इन्वेंट्रीज आ रही हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, कोई पीपी है, आपने सब से रेलिवेंट जो सबके रेलिवेंट स्टैंडर्ड है उनको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जी कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर हैं कि व्हेन अ पेरेंट क्वालिफाई एंड इलेक्ट नॉट टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, अंडर IFRS 10 पैरा 4A एंड इंस्टेड प्रिपेयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एक पेरेंट कंपनी है, IFRS 10 उसको कहता है कि आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी, तो उसने सेपरेट तो बनानी है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर वो क्या क्या डिस्क्लोज करेगी, सबसे पहला ये कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अपने नोट्स में बताएगी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की एग्जाम्पशन है तो मैंने वो यूटिलाइज़ की है, ठीक है। अपना नाम बताएंगे, कंपनी का नेम, उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। अगर कोई उसकी सब्सिडरी है जो कि IFRS कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो आपने उनका भी रेफ़र देना है कि आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, उनको डिस्क्लोज़ करना है, और इन इन्वेस्टिंग कंपनी के नाम बताने कि कहाँ कहाँ वो इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने, ठीक है। द इन्वेस्टी प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है कि जब आपने एक पेरेंट कंपनी ने जो है एग्जाम्पशन यूटिलाइज़ की, मतलब उसने कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई बल्कि सेपरेट ही बनाई, तो उसने सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी होती हैं, ठीक है। अपने किन एसोसिएट्स में, किन जॉइंट वेंचर में किया हुआ है और किस मेथड के थ्रू आप उनको अकाउंट फार कर रहे हैं, या आपने कॉस्ट पे रखी हुई है, या आपने उसको इक्विटी मेथड पे रखा है, या आपने उसको फेयर वैल्यू मेथड पे रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है जब आप बना रहे हो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने कंपनी के लेट्स सपोज बैंक्स हमारे हैं या कुछ ग्रुप एंटिटीज़ हैं, लेट्स सपोज मैं आपको बताऊँ, आपने ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके अकाउंट्स लाजमी देखने हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने कंसोलिडेशन भी बनाए होते हैं और सेपरेट भी दिए होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उधर से कि कौन कौन से उन्होंने डिस्क्लोजर दिए हुए हैं, उन्होंने सारे डिस्क्लोजर जो है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दिए होते हैं, ठीक है।
उसके बाद है जी कि एक पेरेंट कंपनी है, व्हेन अ पेरेंट कंपनी अदर देन पेरेंट यूजिंग द कंसोलिडेशन एग्जाम्पशन, कि एक पेरेंट कंपनी है वो कंसोलिडेशन की एग्जाम्पशन उसने यूटिलाइज नहीं की, बल्कि उसने दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाई, ठीक है। तो उस केस में वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोज करेगा, ये कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। द रीज़न वाई द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इफ़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि अगर लॉ कहता है कि आपने बस कंसोलिडेशन बनानी है, ठीक है, सेपरेट नहीं बनानी, लेकिन फिर भी अगर आप बना रहे हैं तो डिस्क्लोज करें जी क्यों बना रहे हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्लोजर जो है वो सेम है कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, नेम ऑफ इन्वेस्टी बताएं, ठीक है, सब्सिडरीज कितनी हैं, जॉइंट वेंचर कौन कौन से हैं, उनकी इनकॉर्पोरेशन बताएं। उसके बाद आप बताएं कि आपकी जो ओनरशिप है, उस इंटरेस्ट है वो कितना है, आपको वोटिंग राइट कितने हैं। कई दफ़ा ऐसे भी होता है ना कि आपके ओनरशिप तो होती है 50%, लेकिन वोटिंग राइट आपको कम अलाउ होते हैं, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के आपस में, तो ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। फिर आपने मेथड बताना है कि किस मेथड पे आप इन्वेस्टमेंट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 10, IFRS 11 और S28 टू विच दे रिलेट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये किस स्टैंडर्ड्स के तहत आपने बनाई है। ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है कि जब एक पेरेंट है जो कि कंसोलिडेशन की एग्जाम्पशंस जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर रही, बल्कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रही है और सेपरेट भी बना रही है, तो उसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये डिस्क्लोजर देने हैं, ठीक है। और ये क्या था कि जब एक पेरेंट कंपनी है वो कंसोलिडेटेड नहीं बना रही बल्कि एग्जाम्पशन यूटिलाइज कर रही है, सॉरी, और वो सेपरेट जो बना रही है सिर्फ सेपरेट, तो आपने उन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड था, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आपको क्विक रिकैप दिया जाए पूरे स्टैंडर्ड का, जो कि आपको मतलब हर लिहाज से उसके डिस्क्लोजर्स, रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशंस, हर लिहाज से एक फुली इक्विप करें, ठीक है। तो ये अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपके लिए फुली एनफ नहीं है स्टैंडर्ड। आपने अपने टीचर से, अपने उनसे जिनसे भी आपके नोट्स हैं उनको ज़रूर गो थ्रू करना है, उसके बाद इसको जो है ना कंसल्ट करना है। उससे ये होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन करेगा मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी नॉलेज बेस को, आपके स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप को, ठीक है। ओके जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।